तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। इसके टॉप 100 एमसीक्यू को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे भी कोई एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो हमारी टॉप 100 सीरीज चालू हो जाती है, जिसके अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनके टॉप 100 एमसीक्यू को करते हैं, जो बार बार एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने इंग्लिश के टॉप 100 एमसीक्यू करवाए हैं, हिंदी के करवाए हैं, मैथ के भी करवा दिए हैं, साइंस के भी करवा दिए हैं, एमपीजीके के तो 5-6 लगभग हम वीडियो करवा चुके हैं, करंट अफेयर भी करवा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉप 500 भी हम करवा चुके हैं। टॉप 500 के अंतर्गत 500 प्रश्न हम हिंदी के करवा चुके हैं, एकदम लास्ट वाला जो रिवीजन होता है। 500 प्रश्न साइंस के करवा चुके हैं और 500 प्रश्न एमपीजीके के भी करवा चुके हैं। तो ये सब कुछ आपको देख लेना है एग्जाम से पहले पहले। चलिए इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस साल इकोनॉमिक्स की क्लास करवा दीजिए, जो भी एमपीएसबी एपटेक ने अभी तक पूछे हैं मार्च 2025 से लेकर के, उन सभी एग्जाम के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपके पास में टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और जो अस्पताल सहायक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं वो भी आपके पास में पहुंचती रहे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा, देखिए पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 2 बार पूछा गया, एक बार एमपीएसआई प्री में और एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, चाणक्य को या फिर अमर्त्य सेन को? किसको कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम मानते हैं ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ को मानते हैं। अच्छा, क्यों मानते हैं वो देख लीजिए। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने 1776 में लिखी थी, ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र और पूंजीवादी दृष्टिकोण की नींव रखी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान के द्वारा की जाती है? एमपीएसबी एपटेक का ये बहुत ही कह सकते हैं पसंदीदा टाइप का प्रश्न है ना, कि ये तो पूछेगा ही पूछेगा। 4 ऑप्शन बताइए, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में? 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम एनएसओ कहते हैं। ध्यान रखना, सीएसओ नहीं है, एनएसओ करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ के द्वारा की जाती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे हम एनएसओ कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा की जाती है। पहले यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो आज से लगभग 4 से 5 साल पहले सीएसओ ये कार्य करता था। तो जो पुराने स्टूडेंट है ना, उनको सीएसओ रटा हुआ है, तो सीएसओ नहीं है भैया, अब एनएसओ करने लगा है ना, तो एनएसओ को ध्यान में रखना है आपको। हम एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पुराना कंटेंट नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है ना, एडमिट कार्ड भी आपके आ ही चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक जिनकी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर अब कैसे तैयारी करें, बहुत घबराहट हो रही है, तो वो अभी भी मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 19 तक एग्जाम चलने वाला है। जिन लोगों के एग्जाम में अगर 4 से 5 दिन का भी समय है तो वो अभी भी इससे तैयारी करके अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, एग्जाम पैटर्न के आधार पर कवर कर रहे हैं। बार बार पूछे जाने वाले लगभग 3500 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, और जो आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी करा सकें ऐसा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या क्या मिलेगा? सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे और एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, जो मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। लगभग 500 से 1000 के आसपास हम करंट अफेयर करा चुके हैं, जिसमें एमपी करंट अफेयर भी है और इंडिया करंट अफेयर भी है। तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लगभग 4000 के आसपास हमने एमसीक्यू करवा दिए हैं टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत, वो सारे के सारे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके अलावा 1500 हम टॉप 500 के अंतर्गत जो वीडियो करा चुके हैं, लगभग 1500 प्रश्न आपको वन लाइनर मिल जाएंगे। जो अभी हमने हिंदी की, साइंस की और एमपीजीके की टॉप 500 कराई है, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए लगभग बेहतरीन तरीके से 5000 के आसपास आपके पास में क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरा थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। बढ़िया से आप तैयारी अगर इतना भी पूरा तैयार कर लेते हैं तो भी आपका स्कोर बहुत आसानी
आसानी से काफ़ी अच्छा खासा आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट कैसे प्राप्त होगा, तो मात्र 189 रुपये में ये पूरा नोट्स आपको उपलब्ध होगा। कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, सीधे ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे की सारी टॉप 100, सारी टॉप 500 जो आगे आने वाली है वो सब आपको मिलता रहेगा। और हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, डेली एग्जाम एनालिसिस की भी PDF आपको मिलती रहेगी, तो आपको ये पता चलता रहेगा यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर केवल आप MCQ और वन लाइनर ही चाहते हैं, लगभग 5000 के आसपास केवल क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप ये नोट्स मात्र 129 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी छोड़ करके बाकी सब कुछ दिया जाएगा। 129 रुपये में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बिना थ्योरी के, ठीक है। तो आप ले लेना, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आखिरी समय में ये रामबाण साबित होने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई है, पता है 24 जून से एग्जाम है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम में मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, जैसा सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं। पांचों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है आपको, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सबके, यानी कि पेपर सेट मिलेंगे। लगभग 4 पेपर सेट करवा चुके हैं, चारों पेपर सेट की PDF मिलेगी। इसके अलावा लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 300 से 350 MCQ हम उसमें डाल चुके हैं ग्रुप में, ठीक है। अब आगे हम टॉपिक वाइज टॉप 100 MCQ लेकर के आने वाले हैं, सभी टॉपिक के, सभी सब्जेक्ट के, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें भी आप मान के चलिए आपके एग्जाम तक लगभग 4,500 से 5,000 जो है आपके पास में MCQ पहुंच चुके होंगे। पेपर सेट अलग से मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा कंटेंट अभी 4 तारीख तक, जब से जेल पैरी का एग्जाम स्टार्ट होगा उस दिन से ये 149 का हो जाएगा, लेकिन 4 तारीख तक ये आपको मात्र 128 रुपये मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। कैसे प्राप्त करेंगे, वही छोटी सी प्रक्रिया है। इस QR पर 128 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको तुरंत नोट्स सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप लिंक ज्वाइन कर लेंगे और आगे की सारी अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए ऐप वगैरह पे खरीदने से क्या होता है, अगर आप ऐप से नोट्स खरीदते हैं तो उतना ही मिलता है जितना लास्ट टाइम उसमें रहता है ऐप में, है ना। उसके आगे का अपडेटेड कंटेंट नहीं मिल पाता है, लेकिन हम आपको अपडेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे वापस आते हैं, अपने प्रश्नों की ओर वापस आते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है बताइए। पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या फिर साम्यवादी है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित का अर्थ क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है यहाँ सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी दोनों का सह अस्तित्व है। यह मॉडल विकास के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता और सार्वजनिक क्षेत्र के कल्याणकारी दृष्टिकोण दोनों पर आधारित है। देखो हुआ क्या था, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो 2 शक्तियां थी पूरे विश्व में। एक तो अमेरिका थी, जहां पर प्राइवेट वाला पूरा सिस्टम था, यानी कि सारी चीजें प्राइवेट होती थी, निजी चीजें होती थी, सारी चीजें जो है निजी कंपनियों के हाथ में थी। एक रूस था, रसिया था, 2 ही शक्ति थी। यहां पर सब कुछ सरकारी था, तो रसिया अपनी तरफ खींच रहा था, अमेरिका अपनी तरफ खींच रहा था। भारत ने कहा यार हम दोनों की तरफ नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ले लेंगे, यानी कि रसिया से ले लेंगे, क्या रसिया से हम लेंगे कि सारी चीज़ें सरकारी रहेंगी, ठीक है। और अमेरिका से क्या ले लेंगे, अमेरिका से लेंगे कि जो चीज़ हमको जो है प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट कंपनियों के भी मटेरियल जो है हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे यहाँ पूरा का पूरा कह सकते हैं कि सह अस्तित्व देखने को मिलता है सरकारी और प्राइवेट का। इस व्यवस्था को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, देखो अमेरिका में जाओगे ना सारी चीज़ें प्राइवेट ही मिलेंगी, कोई चीज़ सरकारी नहीं है, ठीक है ना। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये डेट एग्जैक्ट पूछ लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1935 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना 1935 में की थी, ठीक है। स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीयकरण इसका 1949 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि यह कब स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस, हेराल्ड डोमर, गॉडगिल या फिर बॉम्बे प्लान। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे ESB के तो आपने देखा होगा कि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक जो चली थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि विकास, सिंचाई और मूल्य स्थिरता को सबसे अधिक जोर दिया गया था। भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था, अपन जस्ट अभी आजाद ही हुए थे, अपने पास खाने को भोजन नहीं था, है ना। तो फिर यहाँ पर ये जोर दिया गया पहले पेट भरो, ठीक है, यानी पहले कृषि पर जोर दो। तो कृषि पर जोर दिया गया सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद उद्योगों पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर, और तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था, है ना। तो इस तरह से पूरी जो है योजनाएं हमारे यहाँ चलती रही हैं।
1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, मार्च 1950 में। वहां से ये पूरा सिस्टम चलना शुरू हो गया था और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। 6 नंबर देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये अति महत्वपूर्ण है ना। आपने देखा भी होगा कई एग्जाम्स इस प्रश्न को, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चौथी और पांचवी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के चुनाव के दौरान दिया गया था। इसे मुख्य रूप से पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1979 के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई गरीबी को भारत से हटाना है और आत्मनिर्भर बनना है हमको। नंबर 7 देखिए, जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ वो, और जो है जनवरी 2017 से अपने भारत में जो है जीएसटी जुलाई हो गया, जुलाई 1 जुलाई 2017 से। कहाँ गया ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 से हमारे भारत में जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सभी टैक्स को काट करके एक टैक्स लगेगा और वो कौन सा टैक्स होगा? वो टैक्स होगा जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो 101 रुपए का मान लीजिए शगुन कर रहे हैं, शगुन पैसे से संबंधित है, पैसा जीएसटी से संबंधित है, तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन। और 101 में एक भी आता है तो 1 जुलाई 2017 एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रहेगी। ये रहा सॉल्यूशन, देख सकते हैं। तो माल और सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह आपको ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जिसे भारत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और सेवा कर जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को हटा करके केवल एक टैक्स लगाया गया और वो था कौन? जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बता दें, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिसको हम खुद जमा नहीं करते, अपने आप कट जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैट हो गया। भाई आप अगर पार्ले जी खरीदने जा रहे हैं तो क्या आप उसमें अलग से कहते हैं भैया 5 रुपए का पार्ले जी दे दो और ये 1 रुपए टैक्स ले लो? ऐसा तो कहते नहीं है ना, उसी 5 रुपए में ही ऑलरेडी टैक्स लगा रहता है। तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे हम खुद जमा करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सैलरी आ रही है, हमारे सैलरी में से जो टैक्स कटता है वो हम खुद जमा करने जाते हैं ना, तो ये आपका जो है एक तरह का प्रत्यक्ष कर हो जाता है। तो प्रत्यक्ष कर जिसको हम खुद जमा करते हैं, अप्रत्यक्ष कर जो अपने आप कट जाता है, अपने आप किसी सामान में जुड़ा रहता है, उसको हम अलग से पे करने नहीं जाते हैं। जैसे होटल वाली सुविधा हो गई है ना, कहते नहीं भैया 400 रुपए का सामान है प्लस जीएसटी लगा हुआ है, भैया 500 रुपए जमा करना है। अब तुम होटल वाले से ये नहीं कहते लो भैया 400 रुपए और ये 100 रुपए जीएसटी ले लो, या 100 रुपए जीएसटी मतलब हम जीएसटी ऑफिस जाकर के भरेंगे, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। तो ये अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में डिफरेंस होता है। इनकम टैक्स जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है जिसको आप खुद जाकर के भरते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है? क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, बिक्री कर। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है? बताइए इनमें से पहली बात कौन कौन से ऐसे कर हैं जिनको हम खुद जमा करते हैं? तो आयकर हम खुद जमा करते हैं, निगम कर हम खुद जमा करते हैं, संपत्ति कोई खरीद रहे हैं उसका कर हम अलग से खुद जमा करते हैं। तो ये तीनों के तीनों तो प्रत्यक्ष कर हैं जो हम खुद जमा करने जाते हैं, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा ना, ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। हमसे पूछा है कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो नहीं की बात करेंगे तो जो बिक्री कर होता है, जो सेल टैक्स होता है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को एक बार आप समझ लेंगे ना, तो फिर कोई भी जो है ऑप्शन आपके सामने आ जाए आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए बिक्री कर, सेल टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि इसे वस्तुओं की खरीद पर लगाया जाता है, इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर सीधे व्यक्ति या संस्था की आय पर लगते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। वही पार्ले जी वाला ध्यान में रखना, भाई पार्ले जी अगर पहले 4 का मिलता था 5 का हो गया है, तो पार्ले जी 5 रुपए का मिल रहा है, इसमें जीएसटी ऑलरेडी लगी हुई है, तुम्हें अलग से नहीं देना पड़ेगा कि ऐसा कि 5 रुपए हमको दे दो 1 रुपए जीएसटी दे दो, ऐसा कोई नहीं मांगता, इसमें लगा हुआ है ना। तो ये जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर होता है और इनकम टैक्स वगैरह जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है। चलो 10 नंबर देखो, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यह भी अति महत्वपूर्ण है। नरसिम्हन, बी शिवरमन, रंगराजन या फिर केलकर समिति? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवरमन समिति। जो शिवरामन समिति थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड क्या करता है? जैसे हमारे नॉर्मल बैंकों के लिए आरबीआई होता है, वैसे ही ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड कार्य करता है। तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, स्थापना 12 जुलाई 1982 की स्थापना पूछी गई थी एमपी आबकारी में। ठीक है, कांस्टेबल में भी ये पूछी थी, ये प्रश्न रिपीट हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए चलो ठीक है, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हो गई थी, बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे ग्रामीण यानी आरआरबी बैंकों के लिए नाबार्ड होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को हम कवर करेंगे क्योंकि हमारा एमपी का एग्जाम है और एमपी
इकोनॉमी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है बताइए, ये आपका एमपीएसआई में पूछा गया था। भारी उद्योग पर है, कृषि पर है, सेवा पर है, पर्यटन पर है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश को 2 बार कृषि कर्मण जो पुरस्कार होता है, कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर आधारित होती है। सोयाबीन, दलहन, चना उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और इन तीनों में मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त किया है। हाँ, उस टाइम पर मामा शिवराज सिंह चौहान थे, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा था। ठीक है, चलिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वो हर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पदेन शब्द का अर्थ क्या होता है, पदेन शब्द का अर्थ होता है कि इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा, जो भी भारत का पीएम होगा वो अपने आप नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। पहले हम इसको क्या कहते थे, पहले हम इसको योजना आयोग कहते थे। ठीक है, योजना आयोग जो मार्च 1950 में बना था, मार्च 1950 में बना था। 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते थे। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पहले जो पीएम होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जो वर्तमान पीएम है यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, ये वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये अपने आप अध्यक्ष बन जाते हैं, इनका कोई चुनाव नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। 2014 में इसका नियम आ गया था और 2015 में इसकी स्थापना कर दी गई। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका वर्णन कहीं पर भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया कि ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है ना कोई कानूनी संस्था है। तो ये थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। इसको केवल बनाया जाता है जिससे कि ये भारत की सरकार की योजना बनाने में मदद कर सके। ये आपको ध्यान रखना। कई बार पूछा गया कि भाई ये संवैधानिक नहीं, नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। पूरे विश्व की बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं और अगर भारत में बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। तो अगर भारत की पूछा जा रहा है तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में 66 से 67 में हुई थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उच्च उपज वाले बीजों HVV जो बीज होते हैं इनके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल पर ज्यादा जोर दिया गया था क्योंकि मुख्य खाद्यान्न उत्पाद जो है भारत का वो गेहूं और चावल ही है। ठीक है, चलिए, और अगर पूरे विश्व की पूछेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग लगाना है। अगर पूछते हैं कि दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है तो आप वर्गीज कुरियन लगाएंगे। अगर पूछते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है तो आप श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, 14 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बना है। हम आपको एक वो बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। तो ऐसे याद रखना, भीरूस और बोरूस। ठीक है, तो भिलाई संयंत्र जो है वो भी रूस के सहयोग से और बोकारो जो है वो भी रूस के सहयोग से। तो भोरुस और बीरूस याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि भैया क्या कहते हैं कि आपका जो बोकारो है और भिलाई, ये दोनों के दोनों जो है वो सोवियत संघ यानी कि रसिया की मदद से बनाए गए हैं। तो सोवियत संघ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, की स्थापना के समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, है ना। उस टाइम पर जब इसकी स्थापना हुई थी तो MP में था। तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के दौरान सोवियत संघ रूस की तकनीकी और आर्थिक सहायता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और हमने आपको बताया भी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने उद्योगों पर जोर दिया कि भाई अब उद्योगों की बात करते हैं, पेट हमारा भर रहा है यानी कि कृषि में हम कार्य कर चुके हैं, अब हम उद्योगों में जोर देंगे, नए नए हल बनाएंगे, ट्रैक्टर बनाएंगे, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी खेती कर सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी से क्या आप समझते हैं कि क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन, केवल निर्यात होता है, केवल आयात होता है, आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं, आयात या फिर निर्यात पूरी तरह से कह रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित होती है। तो बताइए बंद अर्थव्यवस्था है फिर क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं। आइए आपको समझाते हैं। सही आंसर, आयात और निर्यात दोनों बंद रहेगा। 1991 से पहले क्या होता था कि हम केवल और केवल बाटा का शूज पहनते थे जो हमारे भारत में ही बनता था। आपने गाने भी सुने होंगे, वही बाटा का जो है वो क्या कहते हैं, एक तो व्हाइट कलर का आता था जिन्हें पनैया कहते हैं ना, पनैया। ठीक है, तो अपने दादा लोग पनही पहनते थे और या फिर बहुत जो पैसे वाला होता था वो बाटा का शूज पहनता था ब्लैक कलर वाला।
1991 के बाद में भारत में जो है एलपीजी की नीति जो है लागू की गई। और धन्यवाद कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, उन्होंने एलपीजी की नीति लागू की। एलपीजी से क्या हो गया, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी और भारत की कंपनियां विदेशों में जाने लगी। तो यहाँ से जो है आज आप पहनते हैं भैया स्पोर्ट्स का, नाइकी का शूज पहन रहे हैं, पूमा का शूज पहन रहे हैं, ये पहले नहीं चलते थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है कि आज आप विभिन्न ब्रांड की जो चीज़ें पहन रहे हैं, नाइकी का टी शर्ट पहन रहे हैं बढ़िया से, ठीक है ना। आज जो आप ब्रांडेड करते रहते हैं, धन्यवाद कीजिए उनका। नहीं तो 1991 से पहले जो भारत में बनता था तुम वही पहनोगे, बाहर की कोई चीज़ भारत में ना आएगी, ना भारत की कोई चीज़ बाहर जाएगी, ठीक है। तो जो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई चीज़ अंदर की बाहर न जा पाए, बाहर की कोई चीज़ अंदर ना आ पाए, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका दुनिया के अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक व्यापार नहीं होता है। इस व्यवस्था में बाहरी दुनिया से ना तो आयात होता है और ना ही बाहरी दुनिया में निर्यात होता है। 1991 से पहले भारत भी इसी तरह से था। जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब हमारा ये पूरा सिस्टम चालू हुआ, ठीक है। 16 नंबर, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास में है। अब यहाँ पर सिक्के की बात की जा रही है, आरबीआई के पास में है क्या, वित्त मंत्रालय के पास में है क्या, स्टेट बैंक या फिर भारत की टकसाल। तो ध्यान रखना आपको, अगर हम कहेंगे कि भाई सिक्के कौन जारी करेगा, नोट के बारे में हमको पता है, नोट हमारा आरबीआई जारी करता है, लेकिन सिक्के की बात करेंगे तो सिक्का जो है वो भारतीय वित्त मंत्रालय जारी करेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1 रुपए का नोट प्लस जितने भी सिक्के बनते हैं, अभी तो 20 रुपए का सिक्का भी बन गया है ना, अभी लेटेस्ट में देखा मैंने 20 रुपए का सिक्का जो चलन में है। वैसे तो सिक्के 100 रुपए के ही बन चुके हैं, लेकिन जो चलन में है वो लेटेस्ट कौन सा है, 20 रुपए का सिक्का है, ठीक है। तो जितने भी सिक्के होते हैं ये कौन जारी करता है, तो सिक्के जारी करेगा हमारा वित्त मंत्रालय, नोट जारी करेगा कौन, आरबीआई, ठीक है। तो देखो कॉइन एक्ट के तहत भारत में सभी सिक्के और 1 रुपए के नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। लोग जल्दबाजी में नोट के चक्कर में गवर्नर लगा के आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोटों पर आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है और आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 17 नंबर, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। ये बहुत पूछी जाती है, एमपीपीएससी की तो फेवरेट है। अच्छा हाँ, एक बात और, क्या आप लोग चाहते हैं कि भारत की जितनी भी योजना क्योंकि तो आपके एग्जाम में ये मान के चलिए कि 2 से 3 योजनाएं पूछी जा सकती हैं, करंट की और पुरानी। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लगभग मान के चलिए कि 80 से 100 योजनाएं करवा देते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो बार बार पूछी जा रही हैं और जो लेटेस्ट में करंट अफेयर में भी जो योजनाएं हैं उन सबको मिला करके एक योजना वाली वीडियो करवा दे रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। आज कितनी तारीख है, 2 तारीख है आज 1 तारीख की 2 तारीख के साथ है ना, 2 जून की रोटी। हाँ भैया आज 2 जून है, 2 जून की रोटी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो 2 जून है आज और 2 दिन का समय है, तो हम आपको योजनाएं भी करवा देंगे। और पीएच मान की जो हमने कहा था, पीएच मान आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो एक आपकी 10 मिनट की पीएच मान की पीएच वैल्यू वाली जो वीडियो है साइंस की, वो भी करवा देंगे, है ना। चलिए, तो भावांतर भुगतान योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो देखिए, भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में शुरू की गई एक कृषि योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपज मंडी में फसलों की कीमतों को बचाना, मतलब फसल की कीमत ये तय करते हैं कि कितने जो है एमएसपी वगैरह तय करने का काम ये भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत होता है। इतना ध्यान रखना है, कृषि से संबंधित है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड तेज करते हैं, 100 प्रश्न करने हैं अपन को। रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है, तो रेपो रेट का निर्धारण कौन करेगा, ये करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। अब रेपो रेट होता क्या है वो देख लो। तो रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उनकी अल्पकालिक जरूरतों के लिए धन देता है। देखो ऐसे मानो, ये है आरबीआई, ठीक है, ये है आरबीआई और ये है अपनी नॉर्मल बैंक, मान लो ये है एसबीआई। अब देखो, एसबीआई के पास में कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमको 1000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, 1000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब एसबीआई के पास में है नहीं, एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास में, कहेगा कि हमको थोड़े समय के लिए, देखो एसबीआई के पास में वैसे तो पैसा आ जाएगा पर अब करंट में नहीं है, तो एसबीआई ने कह दिया हमको भैया 2 दिन के लिए थोड़े समय के लिए 1000 करोड़ रुपए उधार दे दो। आरबीआई कहेगा ऐसे थोड़ी दे देंगे, कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। तो एसबीआई कहेगा भैया कितना लेना है आपको बता दो, लेकिन आप हमको दे दो। तो आरबीआई कहता है हम तुम्हें रेपो रेट पर जो है वो आपको जो ऋण देंगे वो रेपो रेट पर देंगे। रेपो रेट का अर्थ है कि हम तुम्हें कम समय के लिए जो है आपको ये ऋण दे रहे हैं, कम समय, मान लीजिए 2-4 दिन है तो तुम हमको लौटा देना, ठीक है, तो तुमसे ब्याज नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुमने रेपो रेट से मतलब कि अगर तुमने ज़्यादा टाइम लगाया तो तुमसे ज़्यादा ब्याज लगेगा। तो रेपो रेट पर जो ब्याज दिया जाता है, वो रेपो रेट पर जो ब्याज दिया जाएगा ये कम समय के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी वाणिज्यिक बैंक यानी कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सब को आरबीआई जब कम समय के लिए पैसा उधार देता है तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं।
अब यहीं पर लगे हाथ, रिवर्स रेपो रेट भी सीख लो। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर क्या होता है? ये मान लीजिए एसबीआई है, ये अपना आरबीआई है। एसबीआई के पास में पैसे ज़्यादा हो गए, ठीक है, इतना कमा लिया एसबीआई ने। एसबीआई ने कहा कि मेरे पास में पैसे ज़्यादा हैं, क्यों ना इसको अपने पास में रखने से अच्छा है कि आरबीआई को दे दो, आरबीआई कुछ हमको ब्याज दे देगा इसके ऊपर। तो एसबीआई कहता है आरबीआई से कि अरे पिताजी सुनिए ना, कि मेरे पास में पैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऐसा कीजिए ना कि ये पैसा हमारा कुछ रख लीजिए, आप हमको जो है ब्याज दे दीजिए इसके ऊपर। तो आरबीआई कहता ठीक है ले आओ। तो जो ट्रिपल आर होता है इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब एसबीआई यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा, अतिरिक्त पैसा जो उनका होता है, आरबीआई के पास में रखती हैं, तो आरबीआई जो ब्याज देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जब वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई से खुद उधार लेंगी तो आरबीआई रेपो रेट पर उधार देगा। ठीक है, जब वाणिज्यिक बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा हो गया और वो अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आरबीआई के पास में रखती हैं, तब हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं, दोनों हमने क्लियर करा दिए। अगर समझ में आ गया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है। अरे भाई इकोनॉमिक्स तो अपना सब्जेक्ट है, कहाँ परेशान हो रहे हो? इकोनॉमिक्स तो ऐसे समझा देंगे, तुम्हारे दिमाग में एकदम घुसा देंगे। ठीक है, चलो, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो गया। रेपो रेट वह रेट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए उधार देता है। अगला एसईजेड। एसईजेड का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, चलिए एसईजेड के बारे में बताते हैं। ये एसईजेड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछा है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है एसईजेड। तो एसईजेड का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र हम इसको कहते हैं। यह देश के भीतर एक ऐसा निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां आर्थिक व्यापारिक, अरे भैया देखो इस टाइम पर बहुत अलर्ट आ रहा है मोबाइल पर, है ना, मोबाइल पर हमारे भी अलर्ट आने लगा बारिश वारिश का। 1 मिनट बंद करके आते हैं इसको। चलो फिर से समझाते हैं, अलर्ट बंद करने चले गए थे। ठीक है, तो एसईजेड क्या होता है? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। यह देश के भीतर एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर आर्थिक, व्यापारिक और टैक्स कानून जो है वो देश के बाकी हिस्सों से अलग और अधिक उदार होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुंबई है, इंदौर मान लेते हैं, अपना इंदौर है। ठीक है, इंदौर को क्या कहते हैं? मिनी मुंबई कहते हैं। तो इंदौर में कुछ ऐसा क्षेत्र बना दिया जाएगा, इसे हम कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर जितनी भी जो है कंपनियां होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगी तो उन पर कम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टैक्स और बाकी जो कानून होते हैं ना भाई, सरकार के कानून वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब कठिन होते हैं, लेकिन अगर आप एसईजेड में अपनी कंपनियों का इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कानूनों में छूट दी जाती है और टैक्स में भी कुछ छूट दी जाती है। इसको हम एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पीथमपुरा इंदौर है। इंदौर के पास में जो पीथमपुरा है मध्य प्रदेश का प्रमुख एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। पीथमपुरा में आपको बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां मिल जाती हैं, इसीलिए पीथमपुरा को भारत का क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब देखते हैं, अरे हमने लिख भी दिया, अरे सॉरी लिख भी दिया। तो पीथमपुरा को भारत का क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप बताएंगे एमपीजी की आपकी कितनी तगड़ी है। ये आप कमेंट करना कि पीथमपुरा को मध्य प्रदेश या फिर भारत का क्या कहते हैं। चलो 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर है मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस संस्था के द्वारा जारी करते हैं? विश्व बैंक करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है, यूएनडीपी करती है, विश्व आर्थिक मंच करता है। तो एचडीआई की बात करेंगे, एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसे हम कहते हैं यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा यह जारी किया जाता है। यूएनडीपी प्रतिवर्ष जारी करती है। इसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय का मापन करता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक एचडीआई की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका काम क्या रहता है? यही बताता भैया कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितनी चीजें किसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये सारा काम होता है इसका। ठीक है, 21 भारत में राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, ये कौन तैयार करता है? भाई रिजर्व बैंक करेगा, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वाणिज्य। बताइए कौन करेगा? फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? सही आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। अच्छा, राजकोषीय नीति होती क्या है वो देख लेते हैं। राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के राजस्व संग्रह, मुख्य रूप से टैक्स से संबंधित है, सार्वजनिक व्यय से है। भारत में राजकोषीय नीति भारत सरकार की वित्त मंत्रालय वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी संभाल रही हैं। देख रहे हैं कितना भयंकर टैक्स पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, यूपी में भी क्या हुआ है? यूपी में जो बिजली होती है, बिजली पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा टैक्स कह रहे हैं कि भाई देश के मतलब कि विकास में योगदान दीजिए, और देश में बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक मंदी हो सकती है, तेल वगैरह नहीं आ रहा, तो अब 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अच्छा, यूपी में बिजली आ नहीं रही है। ठीक है, तो यूपी में और भी समस्या है, यूपी में बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, दिन में मान लीजिए 8 घंटा बिजली रह रही है बस,
और गर्मी का टाइम है, लोग और परेशान, ऊपर से 10% टैक्स, तो इससे और भी ज़्यादा परेशान हो गए लोग यूपी में। ठीक है, तो यूपी में ये सिस्टम है। अच्छा, एमपी की लगे हाथ बात कर लो। तुम्हारा अपना एमपी जो है ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब दूध से धुला है। एमपी में पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल और डीजल ये जो है पूरे देश में तीसरे नंबर पर महंगा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाद में अपने एमपी में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। क्यों? क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। तो जो सेज कर होता है ना, सेज जो कर होता है ना, वो एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो किसी भी चीज़ पर लगता है। तो अपनी एमपी सरकार बहुत एक्स्ट्रा टैक्स कमा रही है, पैसा अपन से ही ले रही है। ठीक है ना, तो पेट्रोल और पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके पैसा ले रही है। ठीक है, तो ये पूरा जो कौन करेगा, ये राजकोषीय नीति कौन बनाएगा? वित्त मंत्रालय बनाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा समय लगेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना। एक बार समझ लोगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसमें समय लेकर के हम करा रहे हैं। अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो स्पीड बढ़ा लो, 2x पर करके आराम से देखो। ठीक है, चलो, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी देश की जो है पूरे व्यवस्था पर? बताइए। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, रोजगार में कमी आ जाती है। बताइए, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। अब कह रहे हैं कि महंगाई का किसी भी देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर, मुद्रा की शक्ति घट जाती है। अब इसको समझ लो, जैसे कि ये पार्ले जी है, ठीक है, ये पार्ले जी, मान लीजिए अपने देश में महंगाई आ गई, यानी कि इन्फ्लेशन हो गई, मुद्रास्फीति हो गई। मुद्रास्फीति होती क्यों है? ये देखो, मुद्रास्फीति तब होगी जब तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। मान लीजिए तुम्हारे पास में 100 रुपये है, सामने वाले के पास में 1000 रुपये है, तुम दोनों गए पार्ले जी खरीदने, ठीक है, पार्ले जी खरीदने गए दुकान पर। तुमने कहा ये पार्ले जी मुझको दे दो, उसने कहा कितने रुपए का है? मतलब तुमने कहा कितने रुपए का? उसने कहा सर 5 रुपए का पार्ले जी है। तुमने कहा लो 5 रुपए, लेकिन एक ही पार्ले जी है, इसके पास में 1000 है। ये कहेगा अरे 5 रुपए कहाँ उसको दे रहे हो, हमसे 10 रुपए लो, मगर पार्ले जी हमको दो। तुम कहोगे यार 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए नहीं, हमसे 20 रुपए लो, तुम पार्ले जी हमको दो। तो चीज़ एक ही है ना, चीज़ एक ही है, लेकिन पैसा है तुम्हारे पास में, ठीक है, इसके पास में 1000, तुम्हारे पास में 100 रुपए है, बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यही होता है जब देश में मुद्रा अधिक हो जाती है, यानी मुद्रा में इन्फ्लेशन अधिक हो जाता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है तरलता अधिक हो जाती है, मुद्रा सबके पास में ज़्यादा पहुंच जाती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पैसा है कि तुम आराम से दे रहे हो, तुमको देने में कोई समस्या नहीं हो रही है, तो जो मुद्रा है ना उसकी क्रय शक्ति घट गई है। ठीक है, रेट इसका बढ़ गया है लेकिन क्रय शक्ति घट गई है उसकी। ठीक है, तो ये होता है मुद्रास्फीति। क्यों आती है? जब देश में पैसा ज़्यादा होता है तब मुद्रास्फीति या फिर महंगाई आती है। इसीलिए ये सारी जो राजकोषीय नीति हैं ये सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं जिससे कि महंगाई ना आ पाए। चलो, तो मुद्रा की शक्ति घट जाती है। अब भाई शक्ति ही तो घट रही है भाई। वो पार्ले जी जो पहले 5 रुपए का था, अब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इसको 10 में खरीद रहे हो, सामने वाला 20 में खरीद रहा है, 40 में खरीद रहा है, 50 में खरीद रहा है। मुद्रा का तो कोई मूल्य ही नहीं रह गया, उसकी तो क्रय शक्ति घट ही गई है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। तो ये पूरा सिस्टम है, समझ के रखना है आपको। देखिए, तो मुद्रास्फीति या महंगाई वह स्थिति होती है जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। क्यों वृद्धि हो रही बता दिया आपको। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वो कम हो जाती है, यानी समान राशि से अब पहले की तुलना में कम सामान खरीदा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं। क्यों महंगी हो गई? क्योंकि मुद्रा आपके पास में ज्यादा आ गई है, उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है। जो पार्ले जी पहले 5 रुपए का मिल रहा था, अब तुमने 10 रुपए लगा दिया, सामने वाले ने 20 रुपए कर दिया। अब दुकानदार भी चालाक है, वो कहेगा 20 रुपए के ले लो भैया, तुमने कहा 30 रुपए। तो इस तरह से उसकी चीजें कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। तो पहले जितने में वो सामान आ जाता था, अब वो सामान उतने में नहीं आ रहा है। इसी को हम महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलो 23 नंबर देखो, सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है? सेबी का बताइए, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सीधे आंसर बताएंगे और सॉल्यूशन बताएंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शेयर बाजार का विनियमन। शेयर बाजार का विनियमन करने का काम, शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है? तो सेबी कंट्रोल करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शेयर बाजार का विनियमन करने का काम सेबी करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या कैसे, वो देख लेते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई? 1988 में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 1988 में हुई थी और 1992 के अधिनियम के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अच्छा, इसके फुल फॉर्म को एक बार और देख लेना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसका सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भाई विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना, है ना। एक्सचेंज का अर्थ क्या होता है? विनिमय करना। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1992 हो गया।
संवैधानिक मान्यता मिल गई। इसका मुख्य कार्य भारतीय शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना, निवेशकों की हितों की जानकारी, ये सारा काम जो है सेबी का होता है। स्थापना 1988 और 1988 के एक्ट से 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 24 नंबर देखिए। 24 नंबर है कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको भी अच्छे से समझाते हैं। औद्योगिक में, सेवा में, कृषि में, सूचना में। कहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? सही आंसर आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। कैसे? देखो, मान लीजिए ये खेत है, ठीक है। इसमें मान लीजिए 20 बोरी अनाज होता है, 20 बोरी अनाज हो रहा है, ठीक है। और इस पे काम कर रहे हैं 10 लोग, है ना, 10 लोग। अब 10 लोग काम कर रहे हैं तब भी 20 बोरी हो रहा है। इसमें तुम 2 लोगों को और बढ़ा दो, 12 लोग काम करेंगे तब 20 में 20 बोरी होगा। क्यों भाई? खुदाई तो उतनी होगी भाई, मटेरियल तुम मत डालो, खाद मत डालो, ठीक है। तुम चाहे इसमें 50 लोगों को लगा दो, ठीक है, तो उसमें उपज तो उतनी होगी ना, 20 बोरी उपज होगी। ये हो सकता है कि काम जल्दी हो जाए लेकिन उपज उसमें उतनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी छिपी हुई होती है। ये जो काम है वो 10 लोगों के द्वारा करवाया जा सकता था, 10 लोगों के द्वारा ये काम करवाया जा सकता था, लेकिन तुमने 12 लगा दिए। अब ये जो 2 लोग लगे हैं ना, ये फालतू के लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। तो ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां किसी काम में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। बस ये लगेगा समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बस इतना हो जाएगा, लेकिन उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 बोरी पहले मिल रहा था, 20 बोरी अभी मिलेगा। चाहे 50 कारीगर लगा दो, 50 मजदूर उसमें लगा दो। अब ऐसा थोड़ी है कि 50 मजदूर लग जाएंगे तो एकदम अंदर तक गड्ढा कर देंगे या उनके पसीने से ऐसी खाद बन जाएगी कि 20 बोरी या 25 बोरी होने लगेगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, ये बात होती है। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, जो फैक्ट वाले प्रश्न को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए प्रसिद्ध समिति कौन सी, जिसका गठन किया गया था? तो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए हमने समिति बनाई थी, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये पूरा डिटेल है, आप देख लेना, 2005 में ये बनी थी, है ना। 26 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी है? जबलपुर, उज्जैन, रीवा, छतरपुर। सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन जो है वो जो है सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ये पूरा डिटेल है, देख लेना, ठीक है। और एशिया में भी ये पहले स्थान पर है। एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है ना, वो भी कहाँ पर है? उज्जैन में है। अगला, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो जो लॉरेंज वक्र है वो क्या दर्शाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आय की असमानता दर्शाने का काम कौन करता है? लॉरेंज वक्र करता है। देखिए, तो अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी देश या समाज में धन या आय के वितरण की असमानता को ग्राफ के माध्यम से दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा बनाया गया था। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रखरखाव भारत में कौन करता है? भाई जो बाहर से डॉलर आता है, जैसे हम हैं, हमको यूट्यूब अगर पैसा भेजता है तो वो डॉलर में भेजता है, फिर डॉलर कन्वर्ट होता है भारतीय रुपए में। या कोई अगर बाहर रह रहा है, दुबई में रह रहा है, वो पैसा भेजेगा तो किस में भेजेगा? डॉलर में। डॉलर जो है वो रुपए में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा नियंत्रण का कार्य इनको कौन करता है बताइए? आरबीआई करेगी, स्टेट बैंक करेगी, या फिर एक्सिम बैंक करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा? सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी रखरखाव कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। 29 नंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक निर्माण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 30 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में है WTO का मुख्यालय। स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। अगला 31 नंबर, मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति ये कब लागू की गई थी? 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। पहली औद्योगिक नीति एमपी की कब लागू हुई? ये एमपी का इकोनॉमिक्स है ना, तो एमपी के इकोनॉमिक्स को भी साथ साथ में करके चल रहे हैं, केवल इंडिया का नहीं, एमपी का भी। सही आंसर आपका हो जाएगा 1972 में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को उद्योगों के प्रति आगे बढ़ाना था। 32 नंबर देखिए, भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में जो वित्त वर्ष है ना वो कब से कब तक रहता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो भारत का वित्त वर्ष होता है। जो टैक्स अपन जारी करते हैं ना, ईडब्ल्यूएस से ध्यान रखो, ईडब्ल्यूएस भी कब से रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए क्या बनता है? ईडब्ल्यूएस बनता है। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखना है ना। तो यही इसका भारत का वित्तीय वर्ष भी होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 33, बुल और बियर शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग कहां पर होता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वैसे बुल का मतलब होता है सांड, ठीक है ना, लेकिन यहां पर सांड से संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित नहीं है, शेयर मार्केट से संबंधित है बुल और बियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। तो ये शब्द शेयर मार्केट से संबंधित है। बुल का अर्थ होता है वे निवेशक जो मानते हैं बाजार ऊपर जाएगा तेजी से, और जो बियर होते हैं वो ये मानते हैं कि भाई बाजार नीचे जाएगा। तो बस यही बुल और बियर होते हैं, ठीक है। तो जो बुल होते हैं वो चाहते हैं कि भाई शेयर मार्केट ऊपर उठता रहे हमेशा, जो बियर होते हैं वो ये चाहते हैं भाई शेयर मार्केट हमेशा नीचे गिरता रहे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। चलो 34 नंबर देखिए, ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्राइसेम योजना क्यों शुरू की गई थी?
चार ऑप्शन ये रहे आपके सामने, अच्छे से पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन ए हो जाएगा, गरीब युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसेम योजना शुरू की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा, ट्राइसेम का फुल फॉर्म भी देख लो, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्राइसेम का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 1979 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना था, ताकि वे अपने स्वयं का रोजगार चालू कर सकें। ठीक है, अब कौन सा रोजगार चल रहा है? अब समोसा तलना भी रोजगार बन गया है। ठीक है ना, अगर तुम समोसे तल रहे हो तो तुम बेरोजगार नहीं हो। ठीक है, उसको भी एक स्किल मान रहे हैं। चलो भैया, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भारी उद्योग के लिए हमने बताया था ना, पहली पंचवर्षीय योजना हमने कृषि पर फोकस किया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों पर फोकस किया, ट्रैक्टर वगैरह बनाना, हल बनाना, ठीक है, और इन सब चीज़ों पर थ्रेसर वगैरह बनाना हमने शुरू किया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पूछा जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह बात आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमने मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र के विकास पर कार्य किया और बड़े बड़े इस्पात कारखाने हमने खोले हैं। चलो, अच्छा, कह रहे हैं कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? बताइए, जो गिफिन गुड्स होते हैं, जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से पढ़ लीजिए। आंसर की ओर चलते हैं। तो ऐसी घटिया वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती जाती है। तो घटिया वस्तु होती है, किसी काम की नहीं होती हैं, लेकिन अगर कीमत बढ़ जाए तो उनकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। इसको हम जो है गिफिन वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं वे अत्यधिक निम्न श्रेणी की वस्तुएं हैं जिन पर मांग का सामान्य नियम, लॉ ऑफ डिमांड, लागू नहीं होता है। एक विरोधाभास के तहत जब इनकी कीमत बढ़ती है तो गरीब उपभोक्ता अन्य महंगी चीज़ों छोड़ करके इन्हीं गिफिन वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं, जिससे इनकी डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई खराब वस्तु है, खराब वस्तु का मतलब मान लीजिए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक वो कोई करेंसी चली थी, डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल करेंसी, भारत सरकार ने कहा कि तुम इसको खरीदोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना, बिटकॉइन शायद था, तो भारत सरकार ने कहा हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको खरीदा। वो फालतू की चीज़ थी, कोई मतलब नहीं था, खरीदा। ठीक है, और विभिन्न कंपनियां थी जिन लोगों ने भारत के जनता से पैसे लिए। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। जो उन्होंने मान लीजिए 20 रुपये में खरीदा था, कुछ साल में ये चीज़ 200 की होगी। ठीक है, एक एक सिक्का 200 का हो गया। कुछ लोगों ने बेचा, कुछ लोगों ने बेच नहीं पाया, और फिर बाद में ऐसा टाइम हुआ कि वो जो कंपनी थी वो सबका पैसा लेकर के फरार हो गई। ठीक है, तो लेकिन भारत सरकार ने क्या रखा था, भाई इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये तुम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसी वस्तुएं जो बेकार होती हैं, लेकिन इनकी कीमत बढ़ती जाती है और इनकी मांग भी बढ़ती जाती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। इस तरह से हम इन चीज़ों को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 37, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र और आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो अभी बताया था, इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं, यही सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। 38 नंबर, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई का गवर्नर, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब समझ गया ना, जो अपने आप अध्यक्ष बन जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि उसका चुनाव करवाया जाए। 39, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर, बैंक रेट क्या होती है बताइए? तो ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। अपन आंसर की ओर चलेंगे और आपको समझा देंगे। सही आंसर होगा बी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। देखो, ये है बैंक एसबीआई, समझा दें आपको। ठीक है, ये पूछ लेते हैं ना, बैंक रेट क्या है, बेस रेट क्या है। ठीक है, और ये है आरबीआई। अब एसबीआई ने कहा हमारे पास से पैसा नहीं है, आरबीआई मेरे पापा, मेरे पिताजी मुझे पैसा दे दो, लेकिन दीर्घकालिक ऋण चाहिए, मतलब कि हमें लंबे टाइम के लिए चाहिए। कम समय के लिए चाहिए तो रेपो रेट होता है आरआर, अभी बताया था, लेकिन हमको लंबे समय के लिए चाहिए, मान लीजिए 10 साल 20 साल के लिए, हमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के लिए। तो अब जो पैसा देगा इसको हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को दीर्घकालिक ऋण देता है तब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको कहते हैं क्या? बैंक दर या फिर बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र, इसकी अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी रैगनर नर्क्स के द्वारा। किसके? रैगनर नर्कसे के द्वारा दी गई थी। ये पूरा आप देख सकते हैं। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्कसे ने दिया था। इनका मूल कथन था, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, यानी कि कम आय से कम बचत होती है, जिसके कम निवेश होता है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। अब तो बस इतना ध्यान रखो, गरीबी का दुष्चक्र इसने दिया था, नर्कसे महोदय ने दिया था, नरक में डाल दिया था। ठीक है, गरीबी होगी तो नरक में जाओगे, ऐसे नरक से याद करना। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति आप जानते हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है। 42, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा बताओ? तो सब जानते हैं, वाणिज्यिक बैंक मतलब जो कमर्शियल बैंक होता है। तो सबसे ज्यादा अकाउंट किसके पास में वर्तमान में? भारतीय स्टेट बैंक के पास में, रिजर्व बैंक नहीं, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के पास में सबसे ज्यादा अकाउंट है। तो सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, कमर्शियल बैंक कौन हो जाएगा? वो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। स्थापना देख लीजिए है इसकी, सार्वजनिक क्षेत्र का है। 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसकी स्थापना की गई थी, एसबीआई की।
आगे बढ़ते, ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में एसबीआई बन गया। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, स्थापना 1955, डेट याद रखना। 44 देखिए, ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं, इनको जल्दी जल्दी करेंगे। अर्थशास्त्र में लागत पुष्ट मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या होता है बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर पर चलेंगे। सही आंसर होगा बी, उत्पादन लागत जो होती है, कच्चे माल मजदूरी में वृद्धि। यानी कि अगर उत्पादन लागत में भाई मान लीजिए कि कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल का मान लीजिए जो रबर है, केरल की तरफ जाइए, केरल में रबर अभी आप मान लीजिए 20 रुपये किलो मिल रही थी, ठीक है, लेकिन अचानक से इसकी रेट बढ़ जाए, 40 रुपये किलो हो जाए। अगर 40 रुपये किलो हो गई तो ये लागत पुष्ट मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि ये कहाँ पर बढ़ी है? जो कच्चा माल है वही बढ़ गया है। ठीक है, अगर कच्चा माल बढ़ जाएगा तो जो मेन माल होगा तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, यानी टायरों की कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगी जब कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी। तो जो कच्चे माल की कीमत बढ़ी है ना, इसी को कहते हैं लागत पुष्ट मुद्रास्फीति, यानी कॉस्ट पुष्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। भाई बिस्किट में अगर मान लीजिए गेहूं का रेट बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए गेहूं या मैदे का रेट, ठीक है, तो पार्ले जी अपने आप ही महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम लागत मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर, मध्य प्रदेश के 2026-27 के बजट का कुल आकार लगभग कितना है? करंट अफेयर है, अभी वाला लेटेस्ट वाला, मार्च वाला है। ठीक है, तो अगर 2026-27 की बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का बजट है मेरे भाई 4,83,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, 46, मध्य प्रदेश के 2026-27 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए कितनी राशि दी गई है? हाँ, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लाडली बहना योजना ने ये बीजेपी को जिता दिया मेरे भाई। ठीक है, स्टूडेंट तो परेशान ही है, स्टूडेंट तो परेशान ही है भैया। अब तो नए नए नियम लगाए जा रहे हैं, नई नई पेट कराई जा रही है, आर्ता परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है ना, स्टूडेंट तो परेशान है, पर मेरी बहनों, मेरी लाडली बहनों, इन लोगों ने जो है जिता दिया है। सही आंसर होगा 23,892 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर फिर से आवंटित किए जा रहे हैं। अब तो तुम्हें 1850 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 27, क्रिप्टो करेंसी का मुख्य रूप से किस तकनीकी पर आधारित है? जो क्रिप्टो करेंसी होती है किस पर आधारित है? ये ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। यह भी लेखपाल वाले एग्जाम में पूछा गया था, यूपी में लेखपाल का एग्जाम हुआ था, यूपी पटवारी का, वहाँ पर पूछा था। तो ब्लॉकचेन टेक्निक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताया था 1950, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये पढ़ लेना आप जो बीच में। ठीक है, 49, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? फैक्ट वाला प्रश्न है, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला 50, भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? तो सही आंसर सी हो जाएगा, दृश्य और अदृश्य जो दोनों का व्यापार होता है, इसमें सामंजस्य बिठाना ही भुगतान संतुलन कहलाता है। जैसे शेयर मार्केट है, ये अदृश्य मार्केट है, और आप जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है कोई सब्जी खरीद रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष मार्केट हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर आप सामंजस्य स्थापित करते हैं, इसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। चलो, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, मान लीजिए अपना भारत है, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में एक निर्धारित सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं। इसी पर सब लोग देखते हैं। विदेश की कंपनियां अगर निवेश भी करेंगी ना, तो यही देखेंगी कि भाई वहां पर कितनी जीडीपी है, उस देश की कितनी जीडीपी है, यानी उस देश में कितना उत्पादन हो रहा है एक साल में, उसी को देख करके विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो भी भारत में आती हैं। तो ये आपका हो जाएगा जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 52 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र में CRR का क्या अर्थ होता है? तो CRR का अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये CRR होता क्या है ये देख लीजिए। तो कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि NDTL का हुआ अनिवार्य हिस्सा। अब अच्छा, NDTL क्या होता है? देखो, मान लो ये जो प्रतिदिन मिलता है, देखो प्रतिदिन कैसे, मान लो आज किसी उसने बैंक ने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाए, ठीक है, ये RBI बैठा है, RBI कहेगा तुमने 100 रुपये कमाए ना, इसमें से 4 रुपये हमको दो। किस बात के? तुम्हारी सिक्योरिटी के। ठीक है, तो ये जो 4 रुपये NDTL का मतलब होता है डेली, नेट मतलब कि डेली जितने रुपए कमा रहे हो उसका एक फिक्स परसेंट जो है RBI के पास में देना होता है। इसी को हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। समझ में? तुम्हारे पास जितना आज जो है तुमने कमाया है उसका कुछ परसेंट RBI को दिया जाएगा, यही आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, तो मतलब नगद कहाँ गए भैया, कहाँ गए? ये रहा, NDTL का वह अनिवार्य हिस्सा है जिसे उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास में नगद के रूप में रखना पड़ता है। ये कैश देना पड़ता है भैया। ठीक है, यहाँ पर सोना वोना नहीं चलेगा, चेक वेक नहीं चलेगा, इतना कैश देना पड़ेगा। अगर 100 कमाए हैं तो 4 रुपये कैश में दे दो। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख कारण है। ये कहता है RBI कि जब तुम कभी फंसोगे, मान लो तुम्हारे पैसे कोई लेकर के भाग गया, तो फिर हम जब तुमको पैसे देंगे ना, वो इसी 4 रुपये में से देंगे जो तुम हमको डेली दे रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ही है, ऐसा कहता है RBI। SLR देख लो, SLR क्या होता है, ये पूछे जाते हैं। CRR क्या है, SLR क्या है, क्या रेट चल रही है ना, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। SLR वैधानिक तरलता अनुपात इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, के तहत बैंकों को अपनी जमा राशि किस रूप में रखनी होती है। तो जो SLR होता है, SLR भाई RBI ये कहता है तुम्हारे पास मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए हैं,
ठीक है। तो 5,000 करोड़ रुपए का 15% जो है, अभी तो 50 चल रहा है, 50% मान लो या फिर मान लो 45% जो है वो तुमको अपने पास रखना होगा, ठीक है। तुम अगर किसी को उधार देते हो तो केवल 55% ही दे सकते हो, ये 45% तुम्हारे पास में हमेशा होना चाहिए। इसी को हम SLR कहते हैं, ठीक है। तो SLR वैधानिक तरलता अनुपात वह न्यूनतम प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले अपने पास में रखना होता है, ठीक है। इसको कैसे रख सकते हो, तो नगद रख लो, सोना रख लो, RBI द्वारा स्वीकृत सरकारी बॉन्ड के रूप में रख लो, लेकिन इतनी राशि तुमको अपने पास में 100% रखनी होगी, तभी तुम दूसरे को ऋण दे सकते हो, यानी कि 45% तो तुम्हें अपने पास में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भारत में कभी आर्थिक मंदी नहीं आई है, इसलिए भारत में कभी आर्टिकल 360 नहीं लगा है। आर्टिकल 360 कब लगता है, जब वित्तीय आपातकाल आता है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि 45% तो पहले रखवा देते हैं बैंकों के पास में, कितना तो तुम रखोगे ही, ठीक है। इसके ऊपर का 55% जो है उस पर ही तुम दे पाओगे ब्याज वगैरह, ठीक है। उसमें भी 4% कह देते हैं हमको दो CRR के रूप में, ठीक है। तो पूरा ले लेते हैं बैंक से, बैंक भी बेचारे परेशान है। अच्छा, 15% बैटरी बची, थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं। वर्तमान में भारत के GDP किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, तो अगर GDP की बात करते हैं, भारत के GDP में सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक जो है योगदान होता है, जिसमें कौन कौन आ जाता है, बैंकिंग आ जाती है, बीमा आ जाता है, पर्यटन आ जाता है, परिवहन आ जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और टोल टैक्स तुम देते हो ना, ये तृतीय क्षेत्र में ही आता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना कैसे की जाती है, तो GNP में से बी हो जाएगा, GNP में से मूल्यह्रास को घटा दीजिए, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें से अगर मूल्यह्रास को घटा दोगे तो क्या निकल करके आ जाती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP आ जाती है, ठीक है ना। आगे, अच्छा, ये NNP GNP वगैरह अलग से समझा देंगे, है ना, अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है, तो राष्ट्रीय आय को वहाँ की जनसंख्या से भाग दे दो, ठीक है। तो आज सुबह हमने जो वो कराया ना, क्या कहते हैं आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट वाला प्रैक्टिस सेट करवाया, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 100 प्रश्नों का, उसमें ये प्रश्न हमने करवाया था, ठीक है, सुबह समझा दिया था आप लोगों को। तो भाई जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या की इनकम है, मतलब टोटल जो इनकम है जनसंख्या का भाग दे दो तो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाएगी। 57, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाएं OMO क्या होती हैं, बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री ही क्या कहलाती है, OMO कहलाती है। सरकारी प्रतिभूति यानी जो बॉन्ड वगैरह निकलते हैं उनको खरीदना और बेचना ही OMO कहलाता है। अगला देखिए 58, फिएट मुद्रा क्या होती है, बताइए। फिएट मनी क्या है, तो फिएट मनी एक ऐसी मनी होती है जो सरकार के आदेश के द्वारा जारी की जाती है और कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, ऐसी मनी को हम फिएट मनी कहते हैं, ठीक है। अगला 59, वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा वो GST परिषद का अध्यक्ष होता है। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में इसके बारे में बात की गई है। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये असम था, ठीक है। करंट का प्रश्न ध्यान रखना है। अगला देखो, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए फेमस है, तो ये हीरा के लिए, सबको पता है। आगे बढ़ लेते हैं। अहस्तक्षेप की नीति का क्या अर्थ होता है, तो अहस्तक्षेप की नीति का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। अगर सरकार अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, सरकारी चीज़ें उसमें है ही नहीं, सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताओ। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसको मानते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स महोदय को मैक्रो का जनक मानते हैं, ठीक है। मैक्रो का जनक कीन्स महोदय को माना जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो सबको पता है नीली क्रांति मछली उत्पादन से है ना। नीला जल होता है तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, यानी कि तेल के उत्पादन से है, सरसों वर्षा के उत्पादन से है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। स्थापना की बात करते हैं, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। फिलिप वक्र किन दो आर्थिक चरों के बीच में संबंध दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध कौन दर्शाएगा, फिलिप वक्र दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 68, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1982 में। ये फैक्ट वाले प्रश्न सीधे सीधे। 69 देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया था, तो फेमा ने जो है वो किसका स्थान लिया था, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फेमा ने फेरा का स्थान लिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। फेरा का स्थान जो है फेमा ने लिया था, ठीक है। ये नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, पहले फेरा चलता था, फेरा की जगह पर फेमा आ गया, बस इतना अंतर है, ठीक है। सीधे ऐसे याद रखना। 70 नंबर देखिए, मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत तरुण श्रेणी में कितनी राशि का ऋण दिया जाता है, तो तरुण श्रेणी में जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण देते हैं तरुण श्रेणी में, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक तो शिशु होता है जिसमें 5,000 रुपये मतलब 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। किशोर होता है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तीनों का ध्यान रखना है, अलग अलग पूछ सकते हैं।
71 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना पहली बार किस वर्ष की गई थी? 1975 में आरआरबी की स्थापना हुई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार और छोटे उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली जो आरआरबी थी वो कौन सी थी? प्रथमा आरआरबी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 72 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो अभी बताया था भारतीय स्टेट बैंक इसको कर दिया गया था। ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, मतलब इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था, यानी कि एसबीआई, जो वर्तमान में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। 1921 में भारत के 3 प्रेसिडेंट बैंक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिलाकर के इंपीरियल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बाद में इंपीरियल को एसबीआई बना दिया। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। और 1894 में लाला लाजपत राय अन्य नेताओं के प्रयास से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। यह पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी और भारतीय प्रबंधन के द्वारा संचालित होने वाला पहला बैंक था, ध्यान रखना है। 74 स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें, स्टैगफ्लेशन क्या होता है बताओ? स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, जब आर्थिक वृद्धि रुक जाए और महंगाई बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि महंगाई और मंदी दोनों एक साथ में आ जाए तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला देखिए 75 गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? डायरेक्ट पूछेंगे गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा आय की असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 76 अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल नहीं है? कह रहे हैं क्या शामिल नहीं है? तो भाई कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, खनन प्राथमिक क्षेत्र का है, मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो विनिर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। 72 मनरेगा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसको शुरू किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है कि इतने दिनों तक तो तुम्हें काम मिलेगा ही मिलेगा मनरेगा में? सही आंसर हो जाएगा भैया 100 दिन। 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 79 अर्थशास्त्र में ब्रेटन वुड्स जुड़वा ट्विंस किसे कहा जाता है बताओ? तो ब्रेटन वुड की बात करते हैं तो आईएमएफ और जो विश्व बैंक है इसको ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। इन दोनों की स्थापना एक साथ में हुई थी। तो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 2 प्रमुख वैश्विक वित्तीय समावेशन संस्थानों की स्थापना हुई। एक तो आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और दूसरा वर्ल्ड बैंक है। दोनों का एक ही जगह से जन्म हुआ था, इसलिए हम इसको ट्विंस कहते हैं। ठीक है, एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है जो आईएमएफ से संबंधित है? तो एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। कहाँ गया? ऑप्शन सी स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। देखो स्पेशल ड्राइंग राइट 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसे कागजी सोना भी कहा जाता है। इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं डॉलर, यूरो, चीनी, रेमिनगी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड के आधार से तय होती है। ठीक है, तो जब हम विदेशों से ऋण लेते हैं या विदेशों को ऋण देते हैं या किसी को हम दे रहे हैं तब भी हम एसडीआर में ही जो है करेंसी लेते हैं। ठीक है, और ये एसडीआर का जो मतलब होता है वो कौन कौन सी इसमें मुद्राएं हो सकती हैं? डॉलर, यूरो, चीनी, रेमबनी, जापानी येन, ये मुद्राएं जो हैं एसडीआर के अंतर्गत आती हैं। 81 मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला किस खनिज के लिए प्रचुर मात्रा में फेमस है? यानी कौन सा ऐसा खनिज है जो बालाघाट में पाया जाता है सबसे ज्यादा? 4 ऑप्शन है, सोना, यूरेनियम, तांबा और अभ्रक। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और मैग्नीज जो है वो बालाघाट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बालाघाट जिला तांबा जो मलाजखंड खदानों में है, मैग्नीज भारवेली की खदानों में है, विशाल भंडारों के लिए पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। 82 मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर खोला गया था? तो बाम और मुरैना में खोला गया था। अभी एमपीजीके की 500 करवाई ना, उसमें भी ये प्रश्न आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं ना। 1922-23 में मुरैना जिले के बामौर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 83 सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है? सेंसेक्स की बात करेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है, ध्यान रखना है। बीएसई का प्रमुख सूचकांक है। ठीक है, और निफ्टी किसका है? तो निफ्टी जो है इंडियन जो एक्सचेंज होता है आपका एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये निफ्टी है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सेंसेक्स हो जाएगा। चलो 84 निफ्टी 50 का संबंध किससे है बताइए? 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। तो निफ्टी 50 का संबंध किससे है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है निफ्टी 50। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का प्रमुख सूचकांक है। यह बाजार के 13 विभिन्न सेक्टरों की शीर्ष 50 कंपनियों के शेयरों का निर्धारण करता है। निफ्टी 50 इसलिए इसको कहा जाता है। 85 एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है भैया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है पूरे एशिया का सबसे पुराना है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना 1875 में प्रेमचंद राय के द्वारा द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है।
ये अपना शेयर मार्केट वहीं से ऑपरेट होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर घाटे की वित्त व्यवस्था है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर घाटा घाटा होगा मतलब कि तुम पूरी चीज़ें लेते ही रहोगे, है ना, उधार लेते ही रहोगे, लेते रहोगे, तो फिर क्या होगा, भारत में पैसों की क्या हो जाएगी, पैसों की कमी नहीं होगी, पैसों की वृद्धि हो जाएगी। और पैसों की वृद्धि होते ही जब सबके पास पैसा पहुंच जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी। क्योंकि वही पार्ले जी वाला उदाहरण, पार्ले जी 5 का बिक रहा है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम 10 का खरीदोगे, सामने वाला 20 का खरीदेगा, तो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और घाटे की वित्तीय व्यवस्था में यही होता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें, यानी एकाधिकार हम किसको कहते हैं बताइए। तो एकाधिकार नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एकाधिकार का अर्थ है केवल एक विक्रेता होगा, एक विक्रेता होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो विक्रेता एक होगा, भाई उसका एकाधिकार है, वही बेचेगा, और खरीदने वाले बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये एकाधिकार है। ठीक है, मोनोपोली कहते हैं एकाधिकार। मोनोपोली एक बाजार संरचना है जहां किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक विक्रेता होता है, बाजार में उसका कोई करीबी विकल्प ही नहीं होता है। जैसे कि जलेबी की बात करते हैं, ये जो जलेबी है ना, जो जलेबी ये भारत में जो है तो बहुत बिकती है, आराम से मिल जाती है। अभी क्या है, एक दुबई में एक व्यक्ति गया था, जब दुबई में जलेबी नहीं चलती थी, तो दुबई में वो जलेबी बेचता था और किसी को बेचने नहीं देता, क्योंकि किसी को बनाना ही नहीं आता था। भारत से सीख कर गया था पहली बार जलेबी बनाना। ठीक है भाई साहब, उसने इतना प्रॉफिट कमाया जलेबी में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था जलेबी बनती कैसी है। भैया अंधेरी कोठरी में जाके बनाता था वो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं मोनोपोली है, कि एक वस्तु पर एक ही विक्रेता है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। चलो 88, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है, ओलीपोली बाजार में किससे संबंधित है। तो अल्पाधिकार का अर्थ है कुछ गिने चुने बड़े विक्रेता होते हैं। ठीक है, देखिए अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जहां कुछ बड़ी फर्में या विक्रेता पूरे बाजार पर हावी होते हैं। भारत में टेलीकॉम सेक्टर जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, ये ये अल्पाधिकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है ना भाई, कोई नई कंपनी आ ही नहीं पाती, बीएसएनएल बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 ही 3 कंपनियां हैं भाई। आपके मोबाइल में कौन सी सिम है, चलो सब लोग कमेंट करो, सब लोग कमेंट करेंगे किसके मोबाइल में कौन सी सिम है। तो मेरे में तो दोनों डली, जियो और एयरटेल दोनों है। हमारे नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, मैंने दोनों डला रखी, दोनों में रिचार्ज करा रखा है, क्या करें। ठीक है, तो आपके मोबाइल में कौन सी सिम है, जल्दी से कमेंट करो। तो ये जो सिम वाली कंपनियां हैं ना, ये उदाहरण हो जाएंगी अल्पाधिकार का। ये कुछ कंपनियां होती हैं जिन्होंने पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर अधिकार कर रखा है। और उसमें एकाधिकार में क्या होता है, एक ही होता है, एक ही होगा। मान लो एयरटेल ही है, वो एयरटेल का कोई कंपनी और है ही नहीं, तब उसको एकाधिकार कह देंगे। चलो एंजल का नियम क्या है बताइए। एंजल का नियम किससे संबंधित है। सही आंसर आपका, और ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आय बढ़ने पर भोजन पर खर्चे का प्रतिशत घटता है, ये एंजल नियम कहता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ लेते हैं। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो बुरी मुद्रा अगर अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी, ये किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, ये वक्तव्य किसने कहा था। सही आंसर हो जाएगा ग्रेसम का नियम कहते हैं। ग्रेसम का नियम कहता है कि जो बुरी मुद्रा होगी वो अच्छी मुद्रा को जो है बाहर कर देगी, है ना। जो फर्जी मुद्राएं होती हैं ना, नकली नोट जो होते हैं, वो अच्छी मुद्रा को धीरे धीरे बाहर कर देते हैं। अगला मांग वक्र 91, डिमांड कर्व सामान्यतः किस दिशा में झुकता है। तो मांग वक्र किस दिशा में झुकेगा, तो ये जो है बाएं से दाएं और नीचे की ओर झुकता है। जो डिमांड वक्र होगा वो बाएं से दाएं चलेगा, ऐसे चलेगा, और नीचे की ओर झुकता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मांग वक्र जो होता है, डिमांड कर्व जो होता है, बाएं से दाएं चलता है और नीचे की ओर झुकता है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होगा फॉरेन डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियां जो हैं किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, इसको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। बताओ कितनी वित्तीय सहायता देते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। ये आपका हो जाएगा 6,000 रुपये की जो है राशि दी जाती है। 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में ये राशि आती है। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में सीधे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है। 94, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ होता है कि इतने पर तो बिकेगा, इससे कम में नहीं जा सकता। ठीक है, मान लीजिए कहा कि 1900 रुपये कुंटल गेहूं बिकेगा, तो भाई इतने से कम में नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, MSP कहते हैं। ठीक है, मिनिमम कहते हैं, मिनिमम इतना तो बिकेगा ही बिकेगा, इससे ऊपर जा सकता है पर नीचे नहीं जा सकता है। ये किसानों के लिए जारी किया गया है। 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। आर्टिकल 360 में है, पहले बता चुके हैं, लेकिन भारत में कभी भी आपातकाल ये लग नहीं पाएगा वित्तीय आपातकाल। क्यों, क्योंकि भारत में बैंकों के पास में ऑलरेडी कह देते 45% पैसा तुमको रखना ही है बचा करके, जो कभी भविष्य में तुम अगर फंसो तो तुम्हारे काम आ सके। ठीक है, चलिए 96, मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब मुद्रा अवमूल्यन अभी हो रहा है, देखो डॉलर पहुंच गया 96 पर।
ठीक है ना। इसको मुद्रा अवमूल्यन नहीं कहते हैं। जब मुद्रे का मूल्य मतलब अपनी मुद्रा जो होती है उसका मूल्य घटता चला जाए। तो बताओ जो मुद्रा अवमूल्यन होता है ये क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं? मुद्रा अवमूल्यन करते हैं, जिससे कि हमारी जो चीज़ें हैं वो विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और विदेशों की जो मुद्रा है वो हमारे पास में आए, इसलिए हम अपने मुद्रा की कीमत को घटा देते हैं। भाई विदेश का कोई व्यक्ति अगर हमसे सामान खरीदेगा तो हमारी मुद्रा में खरीदेगा, और अगर हमारी मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, यानी कि अगर मान लीजिए डॉलर 96 में है ना, तो वो क्या है कि भारत का 96 रुपये अमेरिका के $1 के बराबर है। ठीक है, $1 के बराबर भारत का 96 रुपये है वर्तमान में। तो उसको कम डॉलर देने पड़ेंगे ना भारत की मुद्रा खरीदने के लिए, तो अपने मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, तो भारत में वो निवेश करेगा, है ना। तो भारतीय निवेश को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 97 स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर शुरू किया गया था। चलिए 98 जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर क्या होता है देख लेते हैं। तो विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है, जीडीपी और जीएनपी का यही डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में देश की सीमा के भीतर उत्पादित चीज़ों, जीडीपी के साथ साथ देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी जोड़ लिया जाता है। यानी जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय। देखो क्या है, जीडीपी में हम क्या कह रहे थे? जीडीपी में एक सीमा रेखा के भीतर जितना उत्पादन होगा इसको हम जीडीपी कहेंगे, ठीक है। लेकिन जीएनपी क्या होता है? ये जो जीएनपी होता है ना, ये विदेशों से जो भारत में पैसे भेजे जाते हैं, किसी का भाई किसी का दोस्त बाहर रह रहा है, किसी का पति दुबई में जॉब कर रहा है, तो दुबई से जो उसने पैसे भेजे ना, जब उसको भी इसमें ऐड कर लो तो ये बन जाता है जीएनपी। ठीक है, समझ में आ गया? जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है? विदेशों से प्राप्त आय का अंतर होता है। विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लो तो जीएनपी बन जाएगा, और विदेशों से प्राप्त आय को नहीं जोड़ रहे हो, केवल एक सीमा रेखा के भीतर की जोड़ रहे हो तो वो जीडीपी बन जाएगा। बस इतना सा समझना है आपको। आ गया समझ में? 99 अदृश्य निर्यात क्या होता है? इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा सी। सेवाओं का जो निर्यात होता है इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विस होती हैं इसको कहते हैं अदृश्य। भाई कैसे? व्यापार, देखो सेवाओं का निर्यात का क्या मतलब है देख लीजिए। व्यापार और अर्थशास्त्र में अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं सर्विसेज के निर्यात से है, क्योंकि सेवाएं भौतिक रूप से सीमाओं को पार करते हुए दिखाई नहीं देती हैं। इसमें आईटी सेवाएं हो गई, पर्यटन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हमको दिखाई दे रही हैं? नहीं, लेकिन है किसकी? सर्विस सेक्टर की हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो होती हैं, सर्विस सेक्टर की होती हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अपना जो है इनविजिबल एक्सपोर्ट, यानी कि अदृश्य एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं। आगे 100 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में बैंक नोट प्रेस स्थित है? तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में है। यहाँ उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापे जाते हैं। होशंगाबाद नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल है और नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना है। ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखिए एमपी जेल अधीक्षक की बात करते हैं तो वर्तमान में 393 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं। अभी हमने देखा था, ये सुबह की बात है, ठीक है। अब तो 400 के पार हो रहा है, 400 के पार। इस ग्रुप में 400 के आसपास जो मेंबर ऐड हो चुके हैं। इसमें हम टेस्ट वगैरह भी लेते हैं। देखो ये हमने टेस्ट भी कराया है ना, तो टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। जब आप नोट्स लेंगे इस ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, यहीं पर आपको आगे की सारी नोट्स मिलेंगी। यहीं पर हम टेस्ट करवाते हैं, क्विज भी करवाते हैं, पूरी तरह से आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो 189 का जब आप नोट्स लोगे तो आपको ये सारी सुविधा मिलेगी, टेस्ट वगैरह सबकी सुविधा। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की बात करते हैं तो इसमें भी लगभग 170 मेंबर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर भी जो है हम टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाएंगे। वर्तमान में यहाँ पर 183 MB की मटेरियल इसमें डला हुआ है, यानी कि नोट्स वगैरह इसमें डली हुई हैं, ठीक है। 183 MB का मटेरियल इसमें हमने डाल दिया। नोट्स हो गया, पेपर सेट हो गया, ये सब यहाँ पर डले हुए हैं। तो आप अस्पताल सहायक के नोट्स प्राप्त करके इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस ग्रुप में ऐड होकर के आगे की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके। प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे भारत की प्रमुख योजनाएं और आपका पीएच मान, ये दोनों कंप्लीट करवा दें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 101% पूछा जाएगा ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको कवर करवा देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका अस्पताल सहायक का सुबह अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, और या फिर कोई जो है टॉपिक वाइज टॉप 100 प्रश्न आएंगे, उसको भी आप लोग देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।